हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साइंस की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को हमने स्टार्ट कर लिया था। यानी कि मानव शरीर के तंत्र की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हमने पिछले सेशन में पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। और उसमें लगभग हमने पाचन तंत्र में, जैसे कि मैं पिछले क्लास की बात करूं तो पिछले सेशन में हमने देखा कि जो मानव शरीर का पाचन तंत्र होता है उस पाचन तंत्र से संबंधित हमने सबसे पहले इसके मुख्य अंग के बारे में पढ़ा। यानी इसके मुख्य अंग की मैं बात करूं, मुख्य अंग में हमने आहार नाल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। आहार नाल, आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। साथ ही साथ में हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था। भाई जैसे कि लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, इन सब के बारे में हमने मतलब छोटा मोटा देख लिया है। और अब जो हम फाइनली हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पाचन की कार्यकी, यानी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पाचन की कार्यकी की बात करें या फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है भाई? हमें पढ़ना है कि ये जो पाचन की कार्यकी है ये कितने स्टेप में होती है और प्रत्येक स्टेप में किस तरीके से आहार नाल के अंग कार्य करते हैं और पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित एंजाइम कैसे वर्क करते हैं। तो ये हमारा आज इसका सेकंड सेशन रहने वाला है पाचन तंत्र का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पाचन की कार्यकी की यानी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की हम बात करें तो सबसे पहले भोजन का अंत्यग्रहण होता है, इंजेशन होता है। इंजेशन का मतलब कि आप भोजन को सबसे पहले मुख में रखते हो, है ना, तो उसको हम कहते हैं भोजन का अंत्यग्रहण। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? भोजन का अंत्यग्रहण। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप आएगा, जैसे ही आपने भोजन को मुंह में रखा तो भोजन का पाचन जो है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई पाचन की कार्यकी में? कि भाई भोजन का पाचन यानी डाइजेशन। फिर जब आपने भोजन को पचा लिया है तो उस बचे हुए भोजन में से जो पोषक तत्व निकले, पोषक तत्वों का हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा, अब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक है, अवशोषण या अब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये किया जाएगा। फिर उस अवशोषित किए गए पोषक तत्वों को, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, लाइक हम बात कर ले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जितने भी मिनरल्स है लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, तो उन सभी पोषक तत्वों का अवशोषण करने के बाद में वो कहाँ भेज दिया जाता है? उनको डाला जाता है रक्त में। तो पोषक तत्वों का रक्त में पहुंचना या पोषक तत्वों का रक्त में मिलना वो कहलाता है स्वांगीकरण या अजेमिलेशन। ठीक है। और जब ये स्वांगीकरण या अजेमिलेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो सभी पोषक तत्व जो है रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। पाचन के दौरान जो कुछ अपशिष्ट बचता है उस अपशिष्ट को अब शरीर से क्या करना है? बाहर त्यागना है। नेक्स्ट स्टेप आता है मल त्याग, यानी कि डिफेक्शंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? हम अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्यागेंगे। इन 5 स्टेप में हमारे पाचन की कार्य की, ठीक है, याद रखना है आपको। डाइजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असेमिलेशन और डिफेक्शन, यानी भोजन का अंत्यग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण और मल त्याग। क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। स्वांगीकरण या असेमिलेशन की प्रक्रिया भोजन के पाचन की कार्यकी में क्या है? इसमें आपको क्या याद रखना है? रक्त में पोषक तत्वों का मिलना, वो होता है स्वांगीकरण, असेमिलेशन। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम डिटेल से इन सबको देख लेते हैं। तो देखो कि सबसे पहले आता है भोजन का अंत्यग्रहण, है ना, भोजन का अंत्यग्रहण जिसे इंजेक्शन कहते हैं। मनुष्य तथा अन्य विकसित जीवों में जो है भोजन का अंत्यग्रहण मुख से किया जाता है तथा मुख से ही पाचन की क्रिया का प्रारंभ हो जाता है। आहार नाल में होने वाली क्रमानुकुंचन गतियां यानी पैरासिटिक्स मूवमेंट्स जो है, पैरासाइटिक्स मूवमेंट जो है के द्वारा भोजन आगे जाता है। कैसे जाता है वो मैं अभी बताऊंगी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल जब अपन ने देखा था कि सबसे पहले भोजन आया इस मुख गुहा में। मुख गुहा में जब भोजन आता है तो भोजन को इन दांतों के द्वारा चबाया जाता है, कुतरा जाता है और यहाँ पर जीभ के द्वारा भोजन को मुख में चारों ओर घुमाया जाता है। जीभ हमें भोजन का स्वाद भी बताती है और जब इस दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है तो लार इसमें मिल जाती है और लार मिलने के बाद में भोजन में क्या हो जाता है भाई? एंजाइम्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब मुख गुहा से कोई भी भोजन मुख
गुहा से कोई भी भोजन आगे कहाँ जाएगा भाई, ग्रसनी या फेरिंग्स में जाएगा। और फेरिंग्स क्या है, कल हम पढ़ चुके थे कि भोजन और वायु का एक समान पथ, यानी श्वसन और भोजन का एक समान पथ वो होती है ग्रसनी, वो होती है श्वसन नली, फेरिंग्स। ठीक है, चलिए अब मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में गया, ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा, यानी ओसोफेगस में जाएगा, यानी कि ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचेगा भाई, आमाशय में पहुंचेगा। तो ये जो इसकी गति चल रही है भोजन की भाई, मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से आमाशय तक जाना, तो ये किस गति के द्वारा जाता है, क्रमानुकुंचन गति के द्वारा फिसलता हुआ जाता है। तो क्रमानुकुंचन गतियाँ या इसको कहते हैं पेरिस्टेटिस मूवमेंट्स के द्वारा भोजन आगे जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ग्रसनी से भोजन ग्रास नली से होता हुआ, ग्रसनी से भोजन ग्रास नली से होता हुआ आमाशय तक किन गति के द्वारा पहुंचता है, तो क्रमानुकुंचन गतियां यानी पेरिस्टेटिस मूवमेंट्स के द्वारा भोजन आगे गति करता है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये अंत्यग्रहण का तो मतलब समझ में आ गया कि भोजन मुंह के अंदर आ गया, भोजन को मुंह में रखना ही अंत्यग्रहण है, बस इसका और कोई मतलब और कोई इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे ही भोजन मुख में आया तो भोजन का पाचन शुरू होगा। अब भोजन के पाचन होते हैं दो प्रकार से, कैसे, एक तो यांत्रिक पाचन होगा, मतलब मैकेनिकल आपका वो चलेगा, और एक होगा रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन कैसे होगा वो समझना। भोजन का पाचन, सेकंड स्टेप पढ़ रहे हैं हम भोजन की कार्यकीय में, पाचन की कार्यकीय में, है ना। तो भोजन का पाचन, आहार नाल में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। एक होता है यांत्रिक पाचन, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए इसको चबाना, पीसना तथा मथने जैसी क्रियाएं सम्मिलित रूप से भोजन का यांत्रिक पाचन करती है। तो भोजन का यांत्रिक पाचन समझ में आ गया होगा भाई, कि इसमें आप भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। भाई जो हमारे कृतनक दांत होते हैं, इंसिजर दांत होते हैं, वो भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। उसके बाद में जो हमारे रदनक दांत होते हैं वो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और जो हमारे च वर्णक और अग्र च वर्णक होते हैं, यानी कि प्री मोलर और मोलर जो होते हैं, वो भोजन को चबाने का काम करते हैं। दांतों के द्वारा ये चबाए जा रहे हैं ना, तो ये काम क्या हो रहा है भाई, यांत्रिक रूप से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो, मुख गुहा में दांत तथा जीभ एवं आमाशय के द्वारा भी भोजन का यांत्रिक पाचन किया जाता है। भाई दांतों के द्वारा तोड़ रहे हो तो ये यांत्रिक पाचन हो रहा है। जीभ के द्वारा क्या होता है, भोजन को इस साइड से इस साइड लाया जाता है, या जब भोजन में लार मिलती है तो उस लार को अच्छे से घोलने का काम कौन करती है भाई, जीभ करती है। दूसरा, भोजन के स्वाद के बारे में बताती है, कल ही हमने पढ़ा है, जीभ के द्वारा भोजन की प्रकृति बताई जाती है। भोजन के जीभ के अग्रभाग से हमें मीठे का स्वाद होता है, और जीभ के किनारों से हमें नमकीन व खट्टे का स्वाद पता चलता है, नमकीन व खट्टे का स्वाद पता चलता है। और जीभ के लास्ट वाले भाग से हमें कड़वे कड़वे भोजन के स्वाद का पता चलता है। जीभ स्वाद भोजन की प्रकृति भी बताती है, प्लस भोजन के अंदर लार को अच्छे से डिजोल्व भी करती है। साथ ही भोजन को इस तरफ से मुख में एक साइड से दूसरी साइड में, या ऐसे समझ लो मुख में चारों ओर भोजन को घुमाने का काम भी कौन करता है। क्लियर हो गई बात, चलिए। यांत्रिक पाचन होने से जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, तो अब विभिन्न एंजाइम एवं पाचक रस इनका रासायनिक पाचन आसानी से कर देते हैं। यांत्रिक पाचन का मतलब जो भोजन के बड़े अणु थे उनको आपने छोटे अणु में तोड़ दिया है, बस ये काम आपने किया है। अब रासायनिक पाचन होगा, रासायनिक पाचन कि जैसे भोजन में रसायन मिलेंगे, रसायन यानी कि एंजाइम्स जाएंगे, उन एंजाइम्स के द्वारा भोजन का पाचन कैसे किया जाएगा, तो वो कहलाएगा रासायनिक पाचन। ठीक है, यांत्रिक पाचन तो बस बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी पूरा भोजन को पीस देना। अच्छा, यहाँ यांत्रिक पाचन में एक चीज समझ लेना आप, कि जब भोजन को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, यही से याद करा देती हूँ ना, जब भोजन को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसमें बिल्कुल उसको बारीक पीस दिया जाता है, और फिर जब उसमें लार मिला दी जाती है, तो वो भोजन बन जाता है लुगदी के समान। किसके समान, लुगदी के समान। लुगदी के समान इस भोजन को कहा जाता है बॉलस। क्या कहा जाता है भाई, बॉलस कहा जाता है। और ये बॉलस, ये आपको याद रखना है कि लुगदी के समान ये भोजन कहाँ पे होगा भाई, मुख गुहा के अंदर। ये मुख गुहा के अंदर जो भोजन होता है, लुगदी के समान भोजन होता है, उसको हम कहते हैं बॉलस। लुगदी के समान भोजन में लार मिली, ठीक है, ये क्या है, बॉलस है। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ो। अब देखो रासायनिक पाचन, इसमें जटिल भोजन पदार्थों को विभिन्न एंजाइम तथा पाचक रसों की सहायता से सरल अवशोषण योग्य पोषक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। और यही हमारे पाचन की डेफिनेशन थी भाई, कि खाद्य पदार्थों के, जटिल खाद्य कार्बनिक पदार्थों को
सरल खाद्य कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, वही प्रक्रिया क्या है, पाचन है। तो यहाँ पे रासायनिक पाचन क्या होगा कि जो एंजाइम्स होंगे, भाई विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां है ना, वो पाचक ग्रंथियां अपना एंजाइम्स रिलीज करेगी, और वो एंजाइम जब इस भोजन में मिल जाएंगे तो इस भोजन के जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाई अब यही प्रोसेस चलने वाला है रासायनिक पाचन में। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि रासायनिक पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले जब भोजन मुख्य गुहा में आता है तो उस भोजन में लार मिलाई जाती है, यानी सबसे ही पहले हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही लार मिलती है तो लार के द्वारा दो एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, वो एंजाइम है ना भोजन का पाचन शुरू कर देते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले पाचन भोजन का आया भाई मुख्य गुहा में। ठीक है, मुख्य गुहा में दांतों के द्वारा तोड़ा, काटा, पीसा, चबाया गया। ठीक है, जीभ के द्वारा पूरे मुंह में घुमाया गया, स्वाद का पता कराया गया। अब काम शुरू हो जाता है लार ग्रंथियों। मुख्य गुहा यहाँ लार में उपस्थित सलाइवरी एंजाइम्स, भाई लार यानी सलाइवा होती है, लार में उपस्थित सलाइवरी एमाइलेज एमाइलेज यानी टाइलिम एंजाइम के द्वारा जटिल स्टार्च, स्टार्च यानी भाई कार्बोहाइड्रेट, यानी मुख्य गुहा में जो भोजन आया है उसमें भी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। किसका पाचन भाई, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपने जो भोजन खाया है यदि वो भोजन कार्बोहाइड्रेट युक्त है तो मुख्य गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। इसके द्वारा तो ये लार है, इस लार के द्वारा जब ये लार भोजन में मिलती है तो दो एंजाइम भी भोजन में मिलते हैं। वो दो एंजाइम कौन से हैं, तो दो एंजाइम है, एक तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक एंजाइम तो है ये टाइलिन, टाइलिन जिसे एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, एमाइलेज एंजाइम। ये टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम हम आगे भी पढ़ेंगे। टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम का मेन कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। क्या करना भाई, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो करेगी, लेकिन पाचन की प्रक्रिया में हो क्या रहा है कि जो आपके जटिल कार्बनिक अणु है उनको सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ना। अब कार्बोहाइड्रेट के अणु जो है तीन प्रकार के होते हैं भाई। एक होते हैं पॉलीसेकेराइड, एक होते हैं पॉलीसेकेराइड, एक होते हैं डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, और एक होते हैं आपके मोनोसेकेराइड। ठीक है, एक सेकेंड, ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसके तीनों अणु आप एक बार यहाँ पे लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार की होगी, कौन कौन सी भाई, मोनोसेकेराइड, जिसमें में शर्करा के एक अणु से अगर कोई पदार्थ बना है, शर्करा के एक अणु से कोई पदार्थ बना है तो वो मोनोसेकेराइड कैटेगरी में आ जाएगा। शर्करा के दो दो अणुओं से बना है तो वो डाइसेकेराइड में आ जाएगा। डाइसेकेराइड बोल दो, या इसको हम ओलिगोसेकेराइड भी बोल सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड क्यों बोलेंगे, जब 2 से 9 तक के अणु, 2 संख्या से 9 तक के अणु वाले शर्करा आपस में जुड़कर और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे तो वो कहलाएंगे ओलिगोसेकेराइड। क्या कहलाएंगे भाई, ओलिगोसेकेराइड। अगर 2 अणु जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड, 3 अणु जुड़ते हैं तो ट्राइसेकेराइड। ऐसे 2 से लेके 9 तक की संख्या के शर्करा के अणु आपस में जुड़कर ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब 9 से अधिक संख्या के हो गए। अब 9 से अधिक संख्या कितनी भी हो सकती है भाई, फिर वो कहलाएगा पॉलीसेकेराइड। क्या कहलाएगा, पॉली। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिलतम अणु अगर हम देखें तो सबसे जटिलतम अणु होता है पॉलीसेकेराइड। कौन सा होता है भाई, पॉलीसेकेराइड। यानी अगर भोजन में खाद्य पदार्थ के रूप में अगर आपने पॉलीसेकेराइड अणु कार्बोहाइड्रेट के रूप में ली है तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन शुरू होगा तो सबसे पहले इस पॉलीसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर इस ओलिगोसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट किया जाएगा। वही जो पाचन की परिभाषा है, जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में विभाजित करना। ठीक है, चलिए अब आप देखो यहाँ पे, तो ये सलाइवरी एमाइलेज है, टाइलिन एंजाइम है। इसका काम क्या है, जटिल स्टार्च को, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी पॉलीसेकेराइड में हम किसको रखते हैं, स्टार्च को रखते हैं। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, तो भाई हम लोगों के शरीर के अंदर जो है स्टार्च के रूप में भोजन से देखो, तो जटिल स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। यानी ये जो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम है भाई, लार के द्वारा ये पहला एंजाइम रिलीज किया गया, इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। अब कौन सी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च अणु होते हैं उनको सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल देगी। यानी स्टार्च को ये किस किस पे बदल सकती है वो अपन यहाँ पे देखते हैं।
जैसे सपोज कीजिए आपने बिना पका हुआ स्टार्च खाया, यानी आपने कच्चे चावल खाए, तो कच्चे चावल में बिना पका हुआ स्टार्च होता है। अब कच्चे चावल आपने खाए या कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें जो जिसमें स्टार्च होगा पर वो पका हुआ नहीं है ना, कच्चा है, तो उस समय ये टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, इस स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में चेंज कर देगा। डेक्स्ट्रिन जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, सरल कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। अगर पका हुआ स्टार्च है यानी पके हुए चावल आप खा रहे हो, तो पके हुए चावल में जो ये स्टार्च है तो ये टाइलिन एंजाइम किस में बदल देगा, माल्टोज में बदल देगा। किस में बदल देगा भाई, माल्टोज में बदल देगा। ठीक है, अब ये माल्टोज जो है ना, ये डाइसेकेराइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, डाइसेकेराइड का। यानी अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट अभी भी पूर्ण रूप से सरल रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है। यहाँ पर ये जो स्टार्च पॉलीसेकेराइड था, वो पॉलीसेकेराइड से इस माल्टोज यानी डाइसेकेराइड में ही कन्वर्ट हुआ है। ऐसे ही ये स्टार्च डेक्स्ट्रिन में डाइसेकेराइड में ही कन्वर्ट हुआ है, यानी कार्बोहाइड्रेट का सिर्फ अभी आधा पाचन हुआ है। पॉलीसेकेराइड से ओलिगोसेकेराइड तक आया है, ना कि ओलिगोसेकेराइड से डायरेक्ट मोनोसेकेराइड आया। अगर वो मोनोसेकेराइड तक हो जाता तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो गया है। समझ में आई ये बात। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट के सबसे बड़े जटिल अणु थे उनको तोड़ा जा रहा है और उनको धीरे धीरे सरल अणुओं में तोड़ा जा रहा है। तो ये पॉलीसेकेराइड से अभी ओलिगोसेकेराइड में आया, यानी जटिल से थोड़े सरल कार्बोहाइड्रेट की तरफ आया, लेकिन पूर्ण रूप से सरल कार्बोहाइड्रेट की तरफ नहीं आया है अभी। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल भी हो जाएगी आपके लिए, पर बस आपको इतना याद रखना है कि जैसे ही भोजन मुख गुहा में आया तो लार के द्वारा टाइलिन एंजाइम रिलीज किया गया और वो टाइलिन एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। स्टार्च को या तो डेक्स्ट्रिन में चेंज करेगा या स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करेगा। यहाँ पर मुख गुहा में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी इस लार के पास एक ही एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। बाकी इस लार में ना तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, ना ही वसा को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। तो यानी आपके भोजन के अंदर आपने जो खाद्य पदार्थ यूज किया है, अगर उसके अंदर वसा और प्रोटीन है तो उनका पाचन अभी मुख गुहा में नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, अब इस लार के द्वारा एक और एंजाइम रिलीज किया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या कार्य करता है, खाद्य पदार्थ के साथ में अगर कोई हानिकारक जीवाणु आया है तो उस हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है वो लाइसोजाइम एंजाइम। तो लार के द्वारा दो एंजाइम, दोनों एंजाइम मैं एक बार इधर लिख देती हूँ, वैसे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। टाइलिन एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, एक लाइसोजाइम एंजाइम जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है, हमारे पसीने में भी पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो, अब देखो, लार का स्रावन लार ग्रंथियों से होता है। भाई लार जो है कहाँ से निकलेगी, लार ग्रंथियों से। सलाइवा है, ये सलाइवरी ग्लैंड से ही निकलेगी। लार का पीएच कितना हो सकता है, 6.35 से 6.85, यानी कि लार क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। क्या होती है भाई, अम्लीय प्रकृति की होती है। लार में 99.99% जल तथा शेष भाग में लाइसोजाइम, लाइपेज, माल्टेज, म्यूसिन, बाइकार्बोनेट्स एवं अन्य लवण पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एंजाइम्स होते हैं। चलो आगे देखो, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मार देता है, मतलब हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। पसीने एवं आंसुओं में भी पाया जाता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम का स्पेशल याद रखना है, 3 जगह पाया जाएगा। लार के अंदर, हमारे अश्रु ग्रंथियों में और श्वेत ग्रंथियों में पाया जाता है ना। तो पसीने और आंसू और हमारी लार में ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और तीनों में एक ही काम है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर। चलो, मुख गुहा में भोजन आया, टाइलिन एंजाइम मिला, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हुआ, लाइसोजाइम एंजाइम मिला और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करा, ये काम हुआ। आगे बढ़ो, आगे देखो, मुख गुहा से अर्धपचित भोजन। भाई अर्धपचित ही है क्योंकि अभी तो प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, वसा का पाचन नहीं हुआ और कार्बोहाइड्रेट का भी आधा अधूरा पाचन हुआ है ना, तो उसको अर्धपचित ही कहेंगे। मुख गुहा से अर्धपचित भोजन आगे ग्रसनी, ये ग्रसनी लिखा हुआ है ना, ग्रसनी, ग्रसनी एवं ग्रास नली से होता हुआ आमाशय यानी स्टोमच में पहुंचता है। तो भाई ये जो हमारी मुख गुहा थी, इस मुख गुहा से भोजन सबसे पहले कहाँ गया, ग्रसनी में गया। इस ग्रसनी में पहुंचने के बाद में भोजन क्रमानुकुंचन गति करते हुए फूड पाइप से फिसलता हुआ कहाँ गया भाई, आमाशय के अंदर आ गया। कहाँ आ गया भाई, इस आमाशय में आ गया। क्लियर है आपकी बात। चलिए, अगर ये डायग्राम सही नहीं दिख रहा है तो फिर से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले भोजन क्या हो गया भाई, चलिए, भोजन सबसे पहले मुख गुहा में, मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में, ग्रसनी में गया। अब देखो, ग्रसनी में जब भोजन आया ना तो भोजन के साथ कुछ क्रिया ही नहीं हुई। यहाँ पर भोजन में ना तो एंजाइम मिलाए गए, तो यहाँ ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। फिर ग्रसनी से भोजन जो है क्रम इस ग्रास नली में जाता है। ये फूड पाइप कुछ इस तरीके की होती है ना, तो यहाँ पर क्रमानुकुंचन गति, यानी भोजन यहाँ आया,
फिर कुछ देर यहाँ रुका, फिर इसको धकेल दिया गया आगे, तो ये आगे चला गया, तो यहाँ से ये ग्रास नली फूल गई और पीछे से क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। ऐसे जिग जैग गति करते हुए जब भोजन आगे बढ़ता है तो इसको कहते हैं क्रमानुकुंचन गति या पैरास्टेटिस मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक। तो इस क्रमानुकुंचन गति के द्वारा भोजन बहुत ही जल्दी से फिसल कर कहाँ चला जाता है, आमाशय में, ठीक है। आमाशय यानी पेट में पहुंच जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए अब एक चीज और ध्यान रखना, ग्रसनी के लिए क्या याद रखोगे? ग्रसनी के लिए कि भाई ये श्वसन और भोजन का एक समान पथ है, और इसके ऊपर अपन कल चर्चा कर चुके हैं कि भाई घाटी ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस होता है जो भोजन को भोजन नली में ही जाने देता है, और एक हमने पढ़ा युवला नामक संरचना जो क्या करती है कि वायु को श्वसन नली में ही जाने देगी, भोजन नली में नहीं जाने देगी। ये कल हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब भोजन इस ग्रास नली से कहा आ गया भाई, आमाशय में आ गया। आमाशय या स्टोमच में जब भोजन आ जाता है तो उसके साथ क्या होगा? अब एक चीज अभी अपन ने जैसे मुख गुहा पढ़े, तो मुख गुहा में ये अर्धपचित भोजन क्या कहला रहा था भाई? बोलस। लुगदी समान जो ये बोलस, लुगदी समान जो ये भोजन था ये बोलस कहलाता है। लुगदी के समान मुख गुहा में भोजन जो होता है वो कहलाता है बोलस। अब बात करेंगे स्टोमच। स्टोमच में भोजन क्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो स्टोमच, यहाँ पाचन की क्रिया में जठर रस गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव से उच्च अम्लीय माध्यम होते हैं। जैसे ही भोजन इसके अंदर आया, किसमें भाई? आमाशय में आया, तो कल हमने चर्चा की थी कि इस आमाशय की दीवारों पर पाई जाती है जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इस जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस का स्त्रावन किया जाता है। किसका भाई? जठर रस का स्त्रावन किया जाता है। जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का रिलीज, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। जब ये जठर ग्रंथियां इस जठर रस को रिलीज करती है और जब ये जठर रस उस भोजन में मिल जाता है, तो इस जठर रस में एक तो होता है अम्ल जिसका नाम है भाई HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब उस भोजन में मिलता है तो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, और इसका काम भी क्या होता है? भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। जिन हानिकारक जीवाणुओं को लाइसोजाइम एंजाइम नष्ट नहीं कर पाता है, वो जीवाणु जब भोजन के साथ हमारे आमाशय तक पहुंच जाते हैं तो आमाशय में फिर उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है ये HCl। तो पहली चीज, आमाशय में भोजन का माध्यम क्या होता है भाई? आमाशय में भोजन का माध्यम उच्च अम्लीय होता है, क्योंकि ये HCl सर्वाधिक सक्रिय अम्ल है ना, ठीक है। उच्च अम्लीय माध्यम हो जाता है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि भोजन का माध्यम अम्लीय कहाँ होता है? भोजन का माध्यम अम्लीय होता है आमाशय में। चलिए अब देखो कि ये जो HCl है ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। अब ऐसी स्थिति में ये जठर मतलब ये जो है आमाशय की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आमाशय की दीवारों पर इन जठर ग्रंथियों के साथ साथ एक और ग्रंथियां होती है जिसके बारे में अपन ने कल पढ़ा है, श्लेष्मा ग्रंथियां या म्यूकस ग्लैंड। क्या कहेंगे भाई? श्लेष्मा ग्रंथि या म्यूकस ग्लैंड। ये श्लेष्मा ग्रंथियां जो होती है एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है जिसे हम कहते हैं श्लेष्मा या म्यूकस। चिपचिपे पदार्थ के कारण ये जो आमाशय की दीवारें हैं ये चिपचिपी रहती है और HCl उन तक पहुंच नहीं पाता है, तो आमाशय की दीवारें सुरक्षित रहती है इस HCl के प्रभाव से। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब आगे देखो कि यहाँ पाचन की क्रिया में जठर रस गैस्ट्रिक जूस के प्रभाव से पहले तो भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा व प्रोटीन का पाचन भी प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था, अब यहाँ आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी होगा, वसा का भी होगा और प्रोटीन का भी होगा। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के सेल जिन आमाशय की जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार के सेल, लिखना था ये सेल गलती से लिखा गया है, तो पाई जाती है जिनमें विभिन्न प्रकार के सेल, सॉरी हाँ, जिनमें विभिन्न प्रकार की सेल यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे चीफ कोशिका बोल दो या मुख्य बोल दो या जायमोजन सेल बोल दो। जायमोजन कोशिकाएं होती है, पेराइटल या ऑक्सीडेटिक यानी सेल गैस्ट्रिक सेल होती है। म्यूकस, ये म्यूकस सेल पाई जाती है। म्यूकस सेल का क्या कार्य वो अपन ने बता दिया। अब ये कोशिकाएं क्या करेगी? जठर रस का स्त्रावन करती है। जब जठर रस स्त्रावित होता है तो भोजन के अंदर क्या क्या मिलता है? HCl मिलता है और कुछ एंजाइम मिलते हैं। HCl क्या है? HCl की उपस्थिति के कारण इसका pH, किसका pH भाई? भोजन का pH उच्च अम्लीय हो जाता है, यानी 1.5 से 2 तक अम्लीय इसका माध्यम हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये जो जठर रस है इस जठर रस में क्या क्या मिला होता है। तो ये जठर रस है, जो ये गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस की हम बात करें तो इस गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत देखो 98% तो होता है जल। कितना भाई? 98% होता है जल,
और कुछ इसमें गुलित अवस्था में पदार्थ होते हैं, यानी डिजोल्व अवस्था में यहाँ पे कुछ पदार्थ होते हैं। उन पदार्थों में हम बात करें तो कुछ तो होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं यही हमारे क्या है भाई, एंजाइम्स है। क्या है, एंजाइम। यानी जठर रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो जठर रस में देखो एक पाया जाएगा पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करेगा, एक पाया जाएगा रेनिन एंजाइम जो भी प्रोटीन का पाचन करेगा, एक पाया जाएगा लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है, और जिलेटिन और यूरिमेज एंजाइम ये भी कुछ हद तक वसा का पाचन करते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक एंजाइम्स के रूप में। और इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स है ना भाई इस जठर रस के, ये दो ही है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। वयस्कों के अंदर प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, और दूध पीने वाले बच्चों के अंदर जो है रेनिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। भाई दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैसीन प्रोटीन। उस कैसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है, उस कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है ये रेनिन एंजाइम। इनके कार्य भी अपन आगे देखेंगे। तो फिलहाल तो इतना कि इस जठर रस में जो गुलित अवस्था में पदार्थ होते हैं, पदार्थ भी दो प्रकार के, एक कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के रूप में सारे एंजाइम्स आ जाएंगे। तो आमाशय में देखो भाई कौन कौन से एंजाइम्स रहेंगे, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटेनिज और यूरिमेज। चलो अब इधर देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं। अकार्बनिक पदार्थ की बात करूं तो जैसे कि एक तो अम्ल HCl अम्ल जो कि भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है, और एक कुछ मिनरल्स पाए जाएंगे यानी खनिज तत्व पाए जाएंगे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, और बाइकार्बोनेट्स। क्या पाए जाएंगे भाई, बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स है ये, बाइकार्बोनेट्स नहीं, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ये होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, जिसमें से हम सबसे ज़्यादा बस इसी को ही पढ़ेंगे HCl को। ठीक है, बाकी का यहाँ कोई रोल नहीं। चलो अब आगे बढ़े। अब जो ये एंजाइम्स है आमाशय के अंदर इस जठर रस के भोजन में मिल जाने के बाद जो ये एंजाइम है, ये एंजाइम अपना कार्य कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी इस टॉपिक में मैं अगर बात करूँ पाचन तंत्र में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन एंजाइम्स के कार्यों को लेके ही बनते हैं कि कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है। तो ध्यान से समझना कि जो पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन का पाचन करता है, और इन्हें पेप्टोन्स वे पेप्टाइड्स में बदलता है। यानी जो प्रोटीन है वो उच्च अमीनो अम्ल की, भाई प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। अमीनो अम्ल एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अब उनके सरल रूप क्या होते हैं, या तो पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। ठीक है, तो सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। भाई पाचन है ही क्या, मेन यही है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, तो अमीनो अम्ल एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अब जब प्रोटीन का पाचन शुरू होगा तो प्रोटीन के पाचन में इनको किस में परिवर्तित किया जाएगा, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। ठीक है, चलो अब देखो प्रोटीन का पाचन, ये पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन का पाचन करेगा, तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होगा। पेप्सिन एंजाइम क्या कार्य करेगा, ये पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल देगा, पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल देगा। यानी ये प्रोटीन की छोटी इकाइयाँ है। ठीक है, ये न्यूक्लिक अम्ल की छोटी इकाइयाँ है। तो यहाँ पे लिख लो पेप्टोन्स और पेप्टाइड में बदलता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, चलिए अब देखो वसा का पाचन कैसे होगा। तो जो लाइपेज एंजाइम था भाई अपन ने देखा ना, यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम के अलावा ये तो पेप्सिन एंजाइम और एक ये देखो ये लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, वसा का पाचन। तो वसा का पाचन ये लाइपेज एंजाइम वसा को किसमें, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, एक बार इसको इस तरीके से लिख लो इधर साइड में अच्छे से। प्रोटीन का पाचन कौन से एंजाइम के द्वारा, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, और पेप्सिन एंजाइम इस प्रोटीन को पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड छोटी इकाइयों में तोड़ देता है। ठीक है, पेप्टाइड्स छोटी इकाइयों में तोड़ देता है। यानी ये तो सरल अणु हो गए, प्रोटीन एक जटिल अणु होगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरीके से वसा का पाचन होगा लाइपेज एंजाइम के द्वारा, तो वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। दूध का कैसीन, दूध में उपस्थित जो कैसीन होती है कि कैसीन, यहाँ लिखो दूध कैसीन में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का एंजाइम कौन है भाई, रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम इस दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को सरल अणु में तोड़कर पैरा कैसिनेट प्रोटीन में बदल देता है। और ये पैरा कैसीन प्रोटीन जो होता है ना दही के समान होता है। आपने छोटे बच्चे की उल्टी देखी है, 6 से 2 साल तक के बच्चे की उल्टी, 6 से
6 से 1 साल के बच्चे के बीच की जो मतलब ऐसे समझ लो कि 2 से 4, 5, 6 महीने का जो बच्चा होता है, जो वो दूध पीने के बाद उल्टी कर देता है एकदम से, वो बिल्कुल उल्टी इसकी जैसी दिखती है ना दही के समान, यानी उसमें वो क्या होता है पैरा कैसिनेट, मतलब जो कि पच नहीं मतलब रेनिन एंजाइम के द्वारा पचा दिया गया है, ठीक है। चलिए, दूध की कैसीन का प्रोटीन का रेनिन एंजाइम के द्वारा पैरा कैसिनेट प्रोटीन में बदल दिया जाता है। फिर आमाशय में उपस्थित ये एंजाइम इस तरीके से कार्य करते हैं, इनके कार्य याद रखना। चलो अब देखो, रेनिन केवल बच्चों में पाया जाता है, वयस्कों में इसके स्थान पर HCl का स्रावन और ज्यादा होने लगता है। HCl के कारण जठर रस की अम्लता तो बढ़ती ही है, इसके अलावा HCl कई रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। मतलब ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये कब सक्रिय होगा? ये पेप्सिन एंजाइम भी जब सक्रिय होता है जब भोजन के अंदर HCl मिक्स हो जाता है। भोजन के अंदर HCl मिक्स हुआ, भोजन का माध्यम अम्लीय हुआ, तब जाकर ये पेप्सिन एंजाइम जो है अपना कार्य शुरू करता है, यानी प्रोटीन को पचाने का काम शुरू कर देता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब देखो, जठर रस का स्रावन प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में भोजन के देखते ही बढ़ने लगता है। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि मतलब जठर रस का स्रावन क्या होता है कि हम लोगों का जो एक डेली रूटीन होता है कि हम लोग 10 बजे खाना खाते हैं। अगर गलतीवश हम लोगों ने 10 बजे खाना नहीं खाया किसी, तो 10 से जैसे ही 10:30 बजेगी और हमारे पेट से HCl का स्रावन शुरू हो जाएगा और उस समय हमें जलन होने लगती है पेट पे। अब हम समझ नहीं पाते कि जलन हो क्यों रही है, क्योंकि जिस समय में आपके पेट में खाना आना था, उस समय को तो आपने टाल दिया है, उस समय को तो आपने जाने दिया है। अब भोजन आपके पेट में गया नहीं, लेकिन एक टाइम रूटीन के अकॉर्डिंग आपकी जो जठर ग्रंथियाँ हैं उन्होंने HCl रिलीज कर दिया। HCl की वजह से आपकी पेट में क्या होती है, जलन होती है, ठीक है। और ऐसा कभी कभार क्या भी होता है कि जब हम कुछ तेलीय पदार्थ है ना, या ज़्यादा नमक मिर्च वाले पदार्थ खा लेते हैं, खाद्य पदार्थ, तो उस समय भी हमें जो एसिडिटी होती है वो किसके कारण होती है भाई? इस HCl के कारण ही होती है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि सूप हुआ, है एवं अल्कोहल हुए, जठर रस के स्रावन को बढ़ाते हैं। जठर रस का स्रावन प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में भोजन को देखते ही बढ़ने लगता है, और अल्कोहल जठर रस के स्रावन को बढ़ाते हैं, जिससे क्या लगती है भाई? ज़्यादा लगती है। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। आमाशय में वसा एवं प्रोटीन का पाचन भी प्रारंभ हो ही जाता है। यहाँ पाचन क्रिया से निर्मित अर्धपचित भोजन कायम कहलाता है। ध्यान रखना, मैंने कहा ना मुख गुहा में बॉलस, तो यहाँ आमाशय में अर्धपचित भोजन क्या कहलाएगा? कायम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कायम, ठीक है, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। ये कायम पायरोलिक वाल्व से होते हुए छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचता है। भाई देखो, एक बार यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। जब भोजन आमाशय में आया, तो ये आमाशय के हमने कल 4 भाग पढ़े थे। सबसे ऊपर का भाग फंडिक होता है, बीच वाला भाग बॉडी होता है, इधर ये वाला भाग पायरोलिक होता है, सबसे नीचे वाला भाग जो है वो पायरोलिक बाउल्ब होता है। यानी भोजन यहाँ आमाशय में कुछ देर तक रुकता है। जब इसका पाचन हो जाता है तो उसके बाद ये भोजन धीरे धीरे इस पायरोलिक वॉल्व से, यानी आमाशय के नीचे वाले भाग से आगे जाएगा कहाँ पे? छोटी आंत में। और छोटी आंत के हम कल 3 भाग देखे। छोटी आंत के हमने 3 भाग कौन कौन से देखे भाई? छोटी आंत के हमने 3 भाग देखे थे। सबसे अगला अग्र शीर्ष भाग जो होता है, फिर मध्य भाग होता है, फिर पश्च भाग होता है। तो पहला भाग ड्यूडेनम, दूसरा भाग जेजुनम, और सबसे लास्ट वाला भाग होता है एलियम। मैंने कल याद भी कराया था कि इसको DJI के माध्यम से याद करोगे ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और एलियम। तो यहाँ आमाशय से अब भोजन कहाँ पहुँच गया भाई? छोटी आंत में। कहाँ पहुँच गया? छोटी आंत में। चलिए, अब छोटी आंत में जब भोजन पहुंचा, तो कल जब अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस देखा कि जैसे ही भोजन इस छोटी आंत में आता है, इस छोटी आंत के दोनों साइड से 2 रस इस भोजन में मिलाए जाते हैं। एक तो इस छोटी आंत के दाईं ओर होती है अग्नाशय ग्रंथि, जिसे कहते हैं पैनक्रियास ग्लैंड। ये अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशय रस रिलीज करती है और उस अग्नाशय रस को इस छोटी आंत वाले भोजन में मिक्स कर देती है। इधर बाईं ओर साइड की बात करूं तो यहाँ होता है लीवर। लीवर के द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है। किसका भाई? पित्त रस का निर्माण। तो ये जो लीवर होता है, इसके द्वारा जो पित्त रस बनाया जाता है, इस पित्त रस को स्टोर करके कौन रखता है भाई? पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण तो ये लीवर करता है, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। तो यहाँ इस पित्ताशय में जो ये पित्त रस होता है, ये एक पित्त नली द्वारा, ये भी पित्त रस किस में मिलाया जाता है? इस छोटी आंत में आए हुए भोजन के अंदर। छोटी आंत में जब भोजन आता है तो इसमें 2 रस मिल जाते हैं, ठीक है। अब उन दोनों रस में कुछ एंजाइम्स होंगे, उनका क्या कार्य होंगे वो देखते हैं। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन
छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन क्रिया होती है। सर्वाधिक पाचन क्रिया, या यूँ कह दो कि हमारे भोजन का पूर्ण रूप से पोषण जो है, हमारे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन यहाँ छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, तो पूर्ण और अग्नाशय रस जो है उसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के, प्रोटीन को पचाने के और वसा को पचाने के। वो पूर्ण पाचक रस है। जब भोजन में पूर्ण पाचक रस मिल जाता है तो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो क्वेश्चन यही से बनते हैं कि आहार नाल के किस अंग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ से छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पाचक रस भोजन का लगभग पूर्ण पाचन कर देते हैं, जो कि इस प्रकार से है। जैसे कि पित्त रस बाइल जूस मिल जाता है, अग्नाशय रस पैनक्रियाटिक जूस मिल जाता है, और आंत्रीय रस है ना, छोटी आंत्र या बड़ी आंत्र के द्वारा भी आंतरीय रस, मतलब छोटी आंत का भी, छोटी आंत भी आंतरीय रस रिलीज करती है, तो आंतरीय रस इंटेस्टिटाइल जूस ये मिल जाते हैं। छोटी आंत के अंदर भोजन जो आया उसमें 3 जूस मिले, पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरीय रस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जब पित्त रस उस भोजन में मिल जाता है तो क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले देखो, जो ये पित्त रस है इसके लिए हम कल पढ़ चुके हैं कि लीवर के द्वारा रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। तो पित्त रस या बाइल जूस का निर्माण या संश्लेषण यकृत में होता है, जहां से पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर, देखो ये जो डायग्राम दिख रही, इमेज दिख रही है, इस इमेज में देखो कि ये आपका है लीवर, और इस लीवर के नीचे ये जो ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है ये होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय गोल ब्लैडर। इतनी छोटी सी संरचना होती है हरे रंग की। इस पित्ताशय से एक नली निकली है जिसे हम कहते हैं पित्त नली, या जिसे आप कह सकते हो बाइल ट्यूब। ठीक है, बाइल जूस ट्यूब हो सकती है। ये ट्यूब कहाँ खुल रही है भाई? ये ट्यूब जो है पीछे की ओर जो है सीधे छोटी आंत के अंदर खुल रही है। किस में खुल रही है? छोटी आंत में खुल रही है। छोटी आंत में खुलती है तो यहाँ इस गोल ब्लैडर से ये पितरस इस नली से होता हुआ कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है। हम पितरस का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि शायद पित्ताशय के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और लीवर में इसको स्टोर करते हैं। जी, उल्टा है। यहाँ पर पितरस लीवर के द्वारा बनाया जाता है और इसे पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है। पितरस का संग्रहण या पितरस का स्टोर कहाँ होता है भाई? गोल ब्लैडर में होता है। पितरस क्या है भाई? क्षारीय प्रकृति का है और इसका पीएच मान होता है 8.3। ये ध्यान रखना। HCl अम्लीय प्रकृति का था। जब भोजन में मिला, कहाँ मिला? आमाशय में। जब भोजन आया तो आमाशय में जब HCl मिल जाता है तो भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और HCl का अम्लीय यानी पीएच मान कितना होता है? HCl का पीएच मान होता है 1.5 से 2, 1.5 से 2 होता है। ठीक है, अब देखो पितरस क्या है भाई? क्षारीय प्रकृति का है, यानी कि बाइल जूस की हम बात करें तो बाइल जूस यहाँ पर क्षारीय प्रकृति का हो गया। इसकी पीएच मान कितनी होगी भाई? 8.3। ये ध्यान रखना है आपको, दोनों मान याद रखने हैं। अब जब ये पितरस का पीएच मान क्षारीय यानी 8.3 है तो क्षारीय प्रकृति का है, जब भोजन में मिलेगा तो भोजन के माध्यम को क्या कर देगा? क्षारीय कर देगा। तो भोजन का माध्यम क्षारीय कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का माध्यम अम्लीय, ये लिख लीजिए दो चीजें कि भाई भोजन का माध्यम अम्लीय, भोजन का माध्यम अम्लीय कहाँ पर? आमाशय में। कहाँ पर? आमाशय में। ठीक है, और भोजन का माध्यम क्षारीय, भोजन का माध्यम क्षारीय कहाँ पर? ये होता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। क्षारीय किसके कारण? इस बाइल जूस के कारण। ठीक है, और अम्लीय किसके कारण? इस HCl। चलिए, पितरस क्षारीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच 8.3 यानी हल्का पीला द्रव होता है, जिसका संगठन इस प्रकार से। अब ये पितरस जो है इसमें क्या क्या होता है और ये क्या कार्य करता है? ये जो बाइल जूस होता है इसमें 98% होता है जल और सिर्फ 2% होते हैं कुछ डिजॉल्व मैटर होता है, मतलब घुलित पदार्थ होते हैं। उन घुलित पदार्थों में कुछ तो होते हैं कार्बनिक पदार्थ और कुछ होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ तो लाइक सारे मिनरल्स आ जाएंगे, वही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड्स। अगर हम बात करें कार्बनिक पदार्थों की, इसमें पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जैसे कि हमारे जो मूत्र का पीला रंग है वो बिलिरुबिन वर्णक के कारण है। किसके कारण है भाई? बिलिरुबिन वर्णक के कारण है। यानी पित्त वर्णक को हम कह सकते हैं बाइल पिगमेंट। क्या कह सकते हैं? बाइल पिगमेंट। ये यहाँ पर इंग्लिश लिखा था लेकिन टाइप नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट। और पित्त रस के अंदर कौन सा पित्त वर्णक होता है, कौन सा बाइल पिगमेंट होता है? तो एक तो होता है बिलिरुबिन,
बिलीरुबिन जो कि येलो कलर का होता है, और एक होता है बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का होता है, मतलब मूत्र का रंग पीला बिलीरुबिन के कारण, ठीक है। फिर देखो इसमें कुछ होते हैं पित्त लवण। पित्त लवण की बात करें तो जैसे बाइल सोल्ट की अगर मैं बात करूं तो बाइल सोल्ट कौन कौन से हो सकते हैं भाई? बाइल सोल्ट हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम बात करें बाइल सोल्ट की, तो जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट है ना, सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया। इसके अलावा जैसे सोडियम टोरोकोल्ट हो गया, ठीक है। और कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रोल होता है, वसीय अम्ल होते हैं, लेसिथिन और म्यूसिन होते हैं, ठीक है। ये सारे कार्बनिक पदार्थ, ये यहाँ इतना जरूरी नहीं है, बट ये तो आपको याद रखने हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। ये वर्णक पाए जाते हैं हमारे पित्तरस में, ठीक है। चलो, और बाकी ये मिनरल्स आपको याद रखने हैं। अब देखो सबसे पहले काम देखते हैं कि इस पित्तरस के अंदर भाई पित्त क्या है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा ना। ये देखो, ये गॉल ब्लैडर, यहाँ से अगर किसी को नहीं समझ में आया हो उधर, ये देखो ये है ग्रीन कलर की संरचना, गॉल ब्लैडर होती है हमारी, ठीक है। और ये यकृत में ये गॉल ब्लैडर इस नली के द्वारा छोटी आंत से कनेक्ट रहता है। यहाँ से पितरस इस नली के द्वारा इस छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो ये जो येलो कलर की यहाँ दिखाई जा रही है, ये होती है अग्नाशय ग्रंथि, इसे कहते हैं पैनक्रियास ग्लैंड। ये हमारा यकृत जो कि 2 पालियों में डिवाइड है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे देखो, अब जो है कि इस पित्त के अंदर जो ये पित्त लवण पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम ग्लाइकोनेट और सोडियम टोरोकोलेट, वसा के पाइसीकरण की क्रिया करते हैं। में वसाएं छोटी बूंदों ड्रॉपलेट्स के रूप में टूट जाती है। अब इस पायसीकृत वसा पर अन्य पाचक रसों के एंजाइम आसानी से क्रिया कर पाते हैं। यानी वसा का यहाँ इमल्शन हो रहा है, ना कि वसा का डाइजेशन हो रहा है। वसा का पाचन नहीं हो रहा है, सिर्फ वसा का इमल्शन हो रहा है। यानी इमल्सीकरण की क्रिया जो है वो पित्त लवण के कारण की जाती है। भाई ये जो पित्त रस है, इसके द्वारा कोई एंजाइम तो रिलीज हो नहीं रहा है ना। अगर एंजाइम होता तो वसा का पाचन कर देता, लेकिन एंजाइम नहीं है, सिर्फ इसकी शारीरिक प्रगति के कारण और इन पित्त लवणों के कारण। कौन से भाई? सोडियम ग्लाइकोनेट और सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। इन दोनों लवणों के कारण वसा, भोजन में आई हुई वसा का क्या हो रहा है? पाइसीकरण हो रहा है, जिसे हम कह सकते हैं इमल्सिकेशन। क्या कह सकते हो आप? इमल्सिकेशन कह सकते हो। पाइसीकरण का मतलब होता है इम्यूलिकेशन या इमल्सिकेशन, ठीक है, इमल्सिकेशन, ठीक है। चलिए, ये क्रिया होती है, में वसा छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। अब आगे अगर छोटी आंत से आगे कहीं बड़ी आंत में कोई ऐसा पाचक, जैसे अग्नाशय रस में हम बात करेंगे, अग्नाशय रस से वसा को पचाने वाला एंजाइम आएगा, तो वो एंजाइम इस पे छोटी बूंदों पे आसानी से काम करेगा और वसा इजीली जो है पचित हो जाएगी। भाई वैसे भी जो वसीय पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा जटिल होते हैं ना, और उनको पचाना बहुत मतलब भारी काम है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर छोटा सा काम, आसान काम हो गया इन लवण के कारण कि वसा जो है छोटी बूंदों में टूट चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। फिर देखो, ये तो पित्त लवण का कार्य हो गया जो वसा का पाइसीकरण करेंगे। अब पित्त वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन जो कि पीले रंग का होता है, बिलीवर्डिन जो हरे रंग का होता है, मल को रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। इनका निर्माण आरबीसी के अपघटन से होता है। पीलिया जॉन्डिस में आरबीसी अधिक नष्ट होने से शरीर के बिलीरुबिन का जमाव अधिक हो जाता है, जिससे नाखून, त्वचा व आंखें पीली दिखाई देती है। तो हमारे मूत्र का रंग पीला, हमारे मल का रंग पीला, वो किसके कारण है? बिलीरुबिन के कारण, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये याद रखनी है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी पित्तरस जो है भोजन के पाचन की क्रिया में सहायता दे रहा है, क्योंकि इससे क्या किया है भाई? वसा का इमल्सीकरण किया है, वसा का पाइसीकरण किया है। लेकिन पित्त लवणों की क्रिया, अब ये जो है कि भाई पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये जो पित्त लवणों की क्रिया है, जैसे लैक्टेटिव क्रिया, आप यहाँ पे सही ढंग से इसको कर ले, लैक्टेटिव क्रिया या कोलोलोग क्रिया। क्या भाई? कोलो, ये देखो लैक्टेटिव क्रिया, और एक होती है कोलोलोग क्रिया। लैक्टेटिव क्रिया और कोलोलोग क्रिया के कारण वसा का पाचन आसानी से हो जाता है। तो ये था ना कि सोडियम ग्लाइकोनेट लवण ये कर रहा था क्रिया, तो लैक्टेटिव क्रिया हो रही थी। सोडियम टोरोकोल्ट कर रहा था, तो यहाँ पर कोलोगोल्ट क्रिया हो रही थी। तो आसानी से पाचन होता है वसा का, तथा 4 पित्त लवण पित्ताशय गोल ब्लैडर में पथरी गोल स्टोन के निर्माण को रोकते हैं, है ना। अब ये जो चारों पित्त लवण है, गोल ब्लैडर के अंदर पथरी यानी गोल स्टोन जो होती है उसका निर्माण को रोकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े। आगे देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट भी तो इसमें अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाया जा रहा था, के कारण पित्तरस से शारीरिक प्रगति दर्शाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण, ये ध्यान रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला होता है NaHC, के कारण ही पित्तरस की प्रगति कैसी होती है भाई? शारीरिक प्रगति होती है। पित्तरस के अंदर ये अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, के कारण पित्तरस की शारीरिक प्रगति।
क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ो। अब छोटी आंत में ये तो हो गया, है ना? जब पितरस मिला तो पितरस के द्वारा क्या हो गया? वसा का पायसीकरण हो गया, भोजन का माध्यम क्षारीय हो गया। इस तरफ छोटी आंत में अग्नाशय रस भी मिलाया गया। अग्नाशय ग्रंथि, भाई अग्नाशय ग्रंथि क्या थी? मिक्स्ड ग्लैंड थी, है ना? मिश्रित ग्रंथि है। ये अपने द्वारा हार्मोन भी रिलीज करती है, जैसे हम आगे हार्मोन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, इंसुलिन हार्मोन, है ना? ग्लूकेगॉन हार्मोन, ये हार्मोन भी रिलीज करती है और साथ ही साथ में ये एंजाइम भी रिलीज करती है। तो अग्नाशय रस यानी पैनक्रियास जूस, पैनक्रियाटिक जूस से अग्नाशय या पैनक्रियास के बहिस्रावी भाग से, कौन से बहिस्रावी भाग से स्रावित होने वाले एंजाइम के बहिस्रावी भाग से स्रावित होकर विसंग नलिका के द्वारा छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचता है। यह अग्नाशय रस छोटी आंत के ड्यूडेनम में पहुंचता है। इस अग्नाशय रस का पीएच मान क्या होता है? भाई अग्नाशय रस भी क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान होता है 8.3 से 8.6। इसे पूर्ण पाचक रस यानी कंप्लीट डाइजेशन जूस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थों को पाचन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से एंजाइम? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम माल्टोज में परिवर्तित, स्टार्च को पचाने वाला एमाइलेज एंजाइम इस पाचक रस में होता है ना? ये एमाइलेज एंजाइम लार में भी था, भाई वहाँ पे भी स्टार्च का पाचन कर रहा था, तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम ये एमाइलेज एंजाइम करता है। फिर देखो पायसीकृत वसा को पचाने के लिए यहाँ पर लाइपेज या स्ट्री एप्सिन एंजाइम, ये एप्सिन है, ठीक है, स्ट्री एप्सिन एंजाइम भी होता है। ये पायसीकृत वसा, ये देखो पायसीकृत वसा जो पित्त वर्ण के कारण, है ना, पित्त वर्ण के कारण जिस वसा का पायसीकरण हो गया था, उस पायसीकृत वसा को पचाने के लिए इस अग्नाशय रस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइपेज एंजाइम, जो कि आमाशय में भी था, जठर रस के द्वारा रिलीज किया गया था, याद रखना, ठीक है। ये लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? इस वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, फिर आता है न्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लिक अम्ल है यानी कि प्रोटीन है ना, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स में बदल दिए जाते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ना भाई, जैसे कि डीएनए आरएनए, ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है उसको न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स में बदला जाता है। यहाँ आप करेक्शन कर लो, ये न्यूक्लियोटाइड्स लिखा हुआ है। फिर प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है भाई? यहाँ अग्नाशय रस में एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन काइनोमेट्रिसलिन, वैसे तो रेनिन पाचन करता है, लेकिन बड़ों के अंदर ये दूध का पाचन करने वाला कौन सा? तो काइमोट्रिप्सिन। कौन सा? काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, जो कि इसको पैराकैसिनेट में चेंज कर देगा। पॉलीपेप्टाइड्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको कार्बोऑक्सीपेप्टाइज एंजाइम द्वारा अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। तो अग्नाशय रस में जो है ये सारे एंजाइम्स होते हैं और इन सब का कार्य इस तरीके से है। अग्नाशय रस में एस्टरेज, ग्लाइकोलाइडेज आदि एंजाइम भी पाए जाते हैं। भाई यहाँ पर एस्टरेज और ग्लाइकोसाइडेज आदि एंजाइम भी पाए जाते हैं जो ग्लूकोज का पाचन करेंगे, ठीक है। तो अग्नाशय में लगभग सभी मतलब पोषक पदार्थों को पचाने वाले यहाँ पाचन होते हैं, सॉरी एंजाइम होते हैं। इस कारण से अग्नाशय को पाचक रस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब पितरस मिला क्षारीय प्रगति हुई, वसा का पायसीकरण हुआ, अग्नाशय रस मिला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबका पाचन हो गया। अब जब इस छोटी आंत की दीवारों के द्वारा जब इसमें आंतरिक रस मिलाया जाता है यानी इंटरनल जूस जब मिलाया जाता है, सक्सेस इंटेरिकस मिलाया जाता है, तो उसके प्रभाव से क्या होता है? का सेक्रेशन आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियों, जैसे यहाँ पे ये जो ध्रुवर ग्रंथियां लिखी हुई है, का एक्चुअल में नाम होता है ब्रूनर ग्रंथियां। क्या होता है भाई? ब्रूनर ग्रंथियां। ब्रूनर ग्रंथियां को आप करेक्शन कर लो, ये होती है ब्रूनर ग्रंथियां जो छोटी आंत की दीवारों पे पाई जाती है। इसके अलावा ग्रंथियां होती है लीबर कुहन की दरारें होती है, म्यूकस ग्रंथियां यहाँ पे होती है। ये भी क्षारीय प्रकृति की होती है, यानी इनका पाचक रस भी क्षारीय प्रकृति का होगा, लगभग 8.4 होगा, जिसमें लिखित एंजाइम पाए जाएंगे। वो एंजाइम्स कौन से हैं? जैसे कि ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। ये जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज में बदल देता है। फिर जटिल कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइडेज जो है वो ग्लाइकोसाइडेज ये मोनोसेकेराइड सरल शर्कराओं में बदल देता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को ये जो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, ये ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड्स यानी सरल शर्कराओं में बदल देता है। क्लियर है? आर्जिनिन आर्जिनेज एंजाइम के द्वारा यूरिया में बदला जाता है, ठीक है। पेप्टाइड्स को इरेप्सिन एंजाइम अमीनो अम्ल में बदल देता है और वसा को लाइपेज एंजाइम वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो यहाँ पर भी जो है पूर्ण रूप से पाचक रसी
छोटी आंत में पाचन क्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर पचे हुए भोजन को काइल या बिलमस कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसे क्या कहेंगे भाई? काइल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? काइल कहेंगे। अब देखो 3 प्रकार हो गए, फिर से रिपीट करा देती हूँ। गुआ में, तो गुआ में भोजन बॉलस कहलाता है। आमाशय, आमाशय में जो अर्धपचित भोजन होता है वो काइम कहलाता है। और छोटी आंत में जो पचित भोजन होता है वो आपके क्या कहलाएगा? काइल कहलाएगा। समझ में आई ये बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, बॉलस, काइम और काइल। आगे बढ़े। अब यहाँ से बड़ी आंत में पाचन शुरू होगा। अब बड़ी आंत में पाचन कैसे होगा? मनुष्य में पाचन क्रिया छोटी आंत में ही पूरी हो जाती है, अतः बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती। बड़ी आंत में, छोटी आंत में जब भोजन का पाचन पूरा हो गया तो अब यहाँ बचेगा वेस्ट मटेरियल। वो अपशिष्ट ही आगे क्या करेगा? बड़ी आंत में जाएगा। तो बड़ी आंत में जब अपशिष्ट पदार्थ जा रहा है तो वहाँ पाचन तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भोजन का पूर्ण पाचन तो छोटी आंत में हो चुका है। तो यहाँ पर तो ये छोटी आंत थी, ये खुलती है बड़ी आंत में। ठीक है, अब इस बड़ी आंत में जो भोजन जाएगा, उस बड़ी आंत में इस भोजन से सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ ही जाएगा, और अपशिष्ट पदार्थ में से इस बड़ी आंत के दीवारों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो। बड़ी आंत, मनुष्य में पाचन क्रिया छोटी आंत में ही पूरी हो जाती है, अतः बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में पाए जाने वाले कोलन, गट बैक्टीरिया जैसे, है ना, जो बड़ी आंत थी उसके भी 3 भाग होते हैं, कॉलन, सिक्कम और रेक्टम। क्या होते हैं भाई? कॉलन, सिक्कम और रेप्टन। ये जो बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत में कुछ जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो कॉलन बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई जीवाणु। अब ये भी क्वेश्चन बनता है भाई कि ई कोलाई जीवाणु जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ई कोलाई जीवाणु ये पाया जाता है बड़ी आंत में। ये क्या करता है? विटामिन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये विटामिन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होंगे, विटामिन भी होंगे। ठीक है, तो उन विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। तो अपन एक चीज पढ़ी थी आगे कि भाई 3 स्टेप होते हैं ना, 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले भोजन का इंजेशन यानी भोजन का अंत्यग्रहण, जो कि मुख गुहा में। फिर भोजन का पाचन यानी कि डाइजेशन, यानी भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, डाइजेशन। के बाद में प्रक्रिया आती है भोजन के अवशोषण की, अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है? देखो बड़ी आंत में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? बड़ी आंत में। देखो बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग सिक्कम से एक नलिका के समान संरचना जुड़ी रहती है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका यानी वार्म फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। भाई अपेंडिक्स के बारे में कल ही पढ़ लिया था कि जो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें ये जो बड़ी आंत होती है, ये बड़ी आंत जो छोटी आंत से जुड़ी होती है, तो इन दोनों के मिलन स्थल पर एक छोटी सी संरचना होती है इस तरीके की। तो क्या है? पूंछ है ना, जो हमारे पूर्वज, अब तो हम जैसे जैसे में हमारे में ये पूछ नहीं, तो एक नलिका के समान संरचना जुड़ी होती है, जिसे कृमि रूपी परिशेषिका या वार्म फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये है अपेंडिक्स, और इसके बारे में कल चर्चा हो गई कि भाई जब ये बढ़ जाती है तो छोटी आंत में घुसने लगती है, तो इससे बच्चे को अपेंडिक्स का दर्द होता है। फिर ऑपरेशन होता है और इस पूंछ को वहाँ से हटा दिया जाता है। वर्तमान में ये अपेंडिक्स मनुष्य में अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। हमारे पूर्वजों में ये सेलुलोज के पाचन से संबंधित था। ठीक है, अब देखो चारा चरने वाले जंतुओं में, चारा चरने वाले जंतुओं गाय, भैंस, बकरी में यहाँ सेलुलोज का पाचन होता है। ठीक है, सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स में ही होता है। तो चारा चरने वाले पशु। ठीक है, चलो आगे देखो। भोजन का अवशोषण। अब देखो पाचन हो गया है, अब सीधी प्रक्रिया, तीसरा स्टेप क्या आ रहा है? भोजन के अवशोषण की बात आ रही है। भोजन के पचे हुए सरल भोज्य पदार्थों में जल एवं लवणों का आहार नाल के विभिन्न भागों से अवशोषित करके रक्त में पहुंचा दिया जाता है। अब ये अवशोषित भोज्य पदार्थ शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। तो भोजन का अवशोषण यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी पोषक पदार्थ है, उनका अवशोषण कर लिया गया। जल का अवशोषण, ये बात आप यहाँ लिख लीजिए कि बड़ी आंत में जल व विटामिन का अवशोषण, जल व विटामिन्स वे खनिज तत्वों का अवशोषण होता है। जल व विटामिन्स वे खनिज तत्वों का अवशोषण यहाँ बड़ी आंत में होता है। खनिज तत्वों का अवशोषण, ये कार्य है बड़ी आंत का। ये याद रखना। चलिए, तो अब पचे हुए सरल भोज्य पदार्थों जल एवं लवणों का आहार नाल के विभिन्न भागों से अवशोषित करके रक्त में पहुंचा दिया जाता है। अब ये अवशोषित भोज्य पदार्थ शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसे है ना, पोषक पदार्थ हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं।
मुख गुहा में केवल कुछ मात्रा में जल, ग्लूकोज तथा कुछ विशेष दवाओं जैसे सार्बिनोट, नाइट्रोगिल्स, इनका आदि का क्या होता है, पाचन होता है। मुख गुहा में केवल इन्हीं चीजों का जो है अवशोषण होता है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन, ये नाइट्रोग्लिसरीन था, सॉरी है ना, नाइट्रोग्लिसरीन आदि का अवशोषण होता है। ग्रसनी, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, फेरिंग्स एवं ग्रसिका, ग्रसिका यानी ग्रास नली है ना, ओसोफेगस में अवशोषण क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर ओसोफेगस, भाई ग्रसनी और ग्रास नली तो बस क्या करती है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने के लिए बस ये सहायता करती है। बाकी इनमें ना भोजन का पाचन होता है, ना भोजन के अंदर कोई एंजाइम इसके इनके द्वारा मिलाए जाते हैं, और ना ही किसी चीज़ का कोई कार्य करती है कि भाई भोजन का अवशोषण वगैरह कुछ भी नहीं करती है, ठीक। तो ओसोफेगस, ठीक है। तो ग्रसनी, फेरिंग्स एवं ग्रसिका ओसोफेगस में अवशोषण क्रिया नहीं है। आमाशय स्टोमच में ग्लूकोज, जल, लवण एवं एल्कोहल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया सर्वाधिक होती है क्योंकि पूर्ण पाचन यही होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, वसा, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल एवं प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा इनके अलावा जल एवं खनिज का भी अवशोषण होता है, ठीक है। फिर बात करें आगे, रसांकुर या विलयी लंबाई सर्वाधिक, छोटी आंत का व्यास कम होता है। देखो, तो छोटी आंत की दीवारों पर कुछ छोटी छोटी अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है ना। छोटी आंत की जो दीवारें होती है ना, उसमें कुछ ऐसे उभार होते हैं। ये उभार जो है ना, इनको कहते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं भाई, रसांकुर। को आप रसांकुर कह दो या इनको कह दो विली, माइक्रोविली। क्या है ये भाई, माइक्रोविली। रसांकुर पाए जाते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अब देखो, माइक्रोविलाई छोटी आंत की जो व्यास है वो कम होता है, मतलब ये चौड़ाई में कम होती है लेकिन लंबाई में ये ज़्यादा होती है, ठीक है। सभी कारणों के कारण ये जो छोटी आंत है इसमें पाचन क्रिया सर्वाधिक होती है। ये जो रसांकुर होते हैं ना, ये कैसे काम करते हैं, ध्यान से सुनना। सभी कारणों के कारण छोटी आंत में पाचन क्रिया सर्वाधिक होती है। तो ये रसांकुर होते हैं, ये क्या करते हैं, अमीनो अम्ल एवं मोनोसेकेराइड का अवशोषण करते हैं। और जो लसिका कोशिकाएं पाई जाती है ना, वो वसा व ग्लिसरॉल का अवशोषण, ध्यान से समझ। तो ये रसांकुर होते हैं ना, इस तरीके के होते हैं। इन रसांकुर के ऊपरी वाले भाग है, इन ऊपरी वाले भागों से तो अमीनो अम्ल और मोनोसेकेराइड का अवशोषण होता है। यहाँ लिख देती हूँ भाई, अमीनो अम्ल वे मोनोसेकेराइड, अमीनो अम्ल वे मोनोसेकेराइड का अवशोषण तो यहाँ से हो जाएगा। और इसके जो बीच वाले ये जो भाग है, इन भागों से जो है वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। यहाँ पर जब इतना अवशोषण होता है तो सबसे ज़्यादा पाचन भी। बड़ी आंत में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है तथा यहाँ दवाओं एवं लवणों का भी बड़ी आंत का तो मैंने आपको लिखवा ही दिया कि भाई विटामिन, जल, जल सर्वाधिक मात्रा यानी 90% जल का अवशोषण बड़ी आंत में ही, ये हमें ध्यान रखना है। विटामिन का, खनिज का भी अवशोषण। चलिए अब बात करते हैं, जब पोषक पदार्थों का अवशोषण हो गया यानी तीन स्टेप कंप्लीट हो गए भोजन की कार्यकी में, पाचन की कार्यकी में, वही अंत्यग्रहण यानी इंजेक्शन हो गया, फिर डाइजेशन हो गया और फिर अब्जॉर्प्शन हो गया। अब बात आती है अजेमिलेशंस की, बात आती है भाई अजेमिलेशंस यानी स्वांगीकरण। क्या है अजेमिलेशन, स्वांगीकरण की सॉरी, क्या है अजेमिलेशन या स्वांगीकरण की प्रक्रिया। स्वांगीकरण या असेमिलेशन ये पाचन की विपरीत क्रिया है जिसमें सरल भोज्य पदार्थों को पुनः जटिल पदार्थों यानी वसा एवं ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर इन्हें शरीर में संग्रहित कर लिया जाता है। भाई जैसे ही ये पोषक पदार्थ रक्त के अंदर गए, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इन सरल पदार्थों को स्टोर कर लिया जाएगा। मतलब देखो हमारे क्या होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन में, क्या होता है कि जो भोजन आता है उस भोजन में से कुछ भोजन का ही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जितने भोजन का ऑक्सीकरण होता है ना, उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा रिलीज होती है इनके ऑक्सीकरण से। और बाकी का बचा भोजन जो है वो यकृत में संचित होता है। तो इस वाले भोजन की बात हो रही है कि स्वांगीकरण या अजेमिलेशन में क्या होता है, ये पाचन की विपरीत क्रिया है जिसमें सरल भोज्य पदार्थों को पुनः जटिल पदार्थों में यानी वसा व ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके इन्हें शरीर में संग्रहित कर लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को तो यकृत में ग्लाइकोजेनेसिस के द्वारा ग्लाइकोजन एवं वसा में परिवर्तित करके संग्रहित कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन युक्त अमीनो अम्ल जो कि प्रोटीन है, प्रोटीन को पहले उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल प्रोटीन को सॉरी जो कि नाइट्रोजन युक्त अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण पहले इनका विमिनीकरण किया जाता है, डिमिनिशंस किया जाता है। यानी ये जो प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं ना भाई, ये अमीनो अम्ल बहुत जटिल होते हैं, इनको एकदम से स्टोर नहीं कर सकते लीवर के अंदर। तो इनका क्या किया जाता है कि भाई जो ये प्रोटीन है, नाइट्रोजन युक्त अमीनो अम्ल की उपस्थिति के कारण इन अमीनो अम्ल या प्रोटीन को पहले विमिनीकरण किया जाता है या डी एमिनेशन किया जाता है।
फिर वी अमीनीकरण का मतलब समझ जाना आप, डी अमीनेशन, वी अमीनीकरण लिखो यहाँ पे, वी को ए कर लीजिए। वी अमीनीकरण यानी डी अमीनेशन, यानी डी अमीनेशन किया जाएगा, यकृत या लीवर में किया जाता है। अब इसे भी ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। तो यकृत या लीवर पहले प्रोटीन को डायरेक्ट, यानी ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जटिल कार्बनिक होते हैं, तो डायरेक्ट हम लीवर में स्टोर नहीं कर सकते। पहले इनका डी अमीनिकेशन होगा, यानी इनका वी अमीनीकरण होगा, उसके बाद वो ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, चलो ये संग्रहित भोजन भूखे रहने की दशा में हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, और सभी को पता है कि मानव शरीर के अंदर भोजन जो है तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, और पेड़ पौधों में पूछे तो स्टार्च के रूप में रहता है। चलिए, तो स्वांगीकरण की क्रिया में क्या होगा, वो भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है वो हमारे घर में जाके स्टोर। ठीक है, चलिए, या जो पचित हो गया है उनको भी वापस जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदल कर, भाई जितनी एनर्जी चाहिए उतना हमने उसको यूज़ कर लिया, और जब एनर्जी नहीं थी तो हमने लीवर में स्टोर कर दिया, वही स्वांगीकरण या असेमिलेशन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए, अब 4 स्टेप पूरे हो गए यहाँ पे, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया और असेमिलेशन हो गया। अब 5वां स्टेप आता है मल त्याग यानी डिफेक्शन। ठीक है, तो अपचित भोजन को मलाशय में कुछ समय तक रखा जाता है तथा गुदा या एनस के द्वारा मल के रूप में बाल त्याग किया जाता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ हमारी पाचन की कार्य की, और इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा क्या, पूरा पाचन तंत्र। भोजन के पाचन में विभिन्न प्रकार के हार्मोन भी उत्तरदायी है, जैसे एंट्रोट्रोस्टिन, सिक्रेटिन। भाई सिक्रेटिन हार्मोन की बात करें तो सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है भाई, सबसे पहला खोजा गया हार्मोन ही है सिक्रेटिन। ये ना, इसको सही कर लीजिए, ये है सिक्रेटिन, और इसके आगे आप लिख सकते हो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन। ठीक है, चलिए, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ड्यूरोक्राइनिन है, ड्यूरोक्राइनिन है, कालीसिस्टोकाइनिन है, कालिनसिस्टोकाइनिन है, ये पिताशय में होते हैं, ड्यूरोक्राइनिन और कालीसिस्टोकाइनिन। विलिक्राइमिन है, जो संकुचन प्रेरित कर पित्तरस के स्रावन को बढ़ाता है, ये जो विलिक्राइमिन हार्मोन है, विलिक्राइमिन नहीं, ये विलिक्राइनिन है। क्या है भाई, विलिक्राइनिन। ठीक है, चलिए, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स अग्नाशय की पीपी सेल से स्थापित एवं अग्नाशय रस के स्रावन को कम करता है। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन्स होता है, ये अग्नाशय की पीपी सेल है ना, पैनक्रियाटिक पेप्ट सेल जिनको बोल सकते हैं हम, से स्थापित है एवं अग्नाशय रस के स्रावन को कम करता है। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन हार्मोन भी होता है, तो इंसुलिन की मात्रा का नियमन करता है, और एक ग्लूकेगॉन हार्मोन भी होता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियमन करता है। यानी ये दोनों हार्मोन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये भी अग्नाशय रस के द्वारा ही स्रावित किए जाते हैं। चलिए, फाइनली यहाँ पर आज जो है हमारा ये पाचन तंत्र वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। बहुत ही बड़ा टॉपिक था और इतना डिटेल से आपको समझाना ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर मैं बात करूँ मानव शरीर के तंत्र की, तो इससे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये जो मानव शरीर के तंत्र वाला जो टॉपिक है, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन तंत्र से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा मुझे डेप्थ में समझाना था, डिटेल में समझाना था, इसलिए इतना लंबा समय लग गया। बाकी आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आप सारे एंजाइम्स को अच्छे से याद रखें कि इस एंजाइम्स का क्या कार्य है, ये सब याद रखें। ठीक है, चलिए, और बस ऐसे ही बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।